सभी को नमस्कार। मैं मनिंदर सिंह चंडोक, ऑथर, पोएट, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एवं लाइफ एप्रिसिएशन कोच आज पुनः आपके साथ बुधवार को 1 घंटे के लिए फिर से आपके साथ आज जुड़ रहा हूं। बीच में एक गैप थोड़ा सा आ गया, मगर ठीक है, हम लोग इन दिनों बात कर रहे हैं सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इसकी हम इन दिनों बात कर रहे हैं और मैं बहुत जल्दी थोड़ा सा सेटिंग कर लूं, फिर बहुत जल्दी मैं आपके साथ जुड़ता हूं। दोस्तों, स्टीफन कवी या स्टीफन कोवे की पुस्तक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल अपने आप में विश्व स्तरीय पुस्तक है। ये इतना बढ़िया उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें, और इतना बढ़िया कंवल नैन सिंह जौहर साहब जुड़े हुए हैं। मैं आपका अभिवादन करता हूं सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। रविंदर चंडोक जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, और भी कई लोग जुड़ेंगे। मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक ऐसी पुस्तक है, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जिसके लिए जितना भी कहा जाए उतना कम है। मेरे ख्याल से विश्व स्तर पर ऐसा कोई मैनेजमेंट स्कूल नहीं होगा, ऐसा कोई प्रबंध संस्थान नहीं होगा जहां पर द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नहीं पढ़ाया जाता हो। स्टीफन कवी ने लिखा ही इतना अच्छा है, इतना बढ़िया उन्होंने लिखा है इसको। और मैं आज, चूंकि ये बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर आपसे प्रॉपर ढंग से बात करूं, इसलिए मैं इसके बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा और उसको रेफर भी करूंगा बुक से, क्योंकि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज आप उसको समझा नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। 2-3 इन्फॉर्मेशन मैं सबसे पहले आपको देना चाहता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन तो ये है कि हम गोल्डन आवर्स कार्यक्रम के माध्यम से बहुत जल्दी शुक्रवार को, फ्राइडे को, मतलब 13 अगस्त को एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम एक बहुत अच्छे स्पीकर को बुलाएंगे, जिसको आज शाम तक मैं तय कर लूँगा। आपसे अनुरोध है कि आप उसमें जुड़िएगा। इसके अलावा 19 अगस्त को FDI रिफ्रेश कोर्स के अंतर्गत गेट इसामे, जो लायंस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, गेट इसामे एनरिच प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेशन है, उसमें मुझे MD 305 पाकिस्तान में बोलना है, जिसके लिए आज फ्लायर यहाँ से रवाना कर रहा हूँ। यहाँ से सभी फ्लायर जा रहे हैं और मेरा टॉपिक है GMT टूल बॉक्स। कितना बेहतरीन टॉपिक है, और मैं इस वर्ष चूंकि GMT कोऑर्डिनेटर हूं, तो मुझे टॉपिक भी बहुत रेलेवेंट मिला है जो मेरे काम का है, और मैं इस टॉपिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि GMT क्या है और ग्लोबल मैनेजमेंट टीम क्या होती है। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं।
इसके अलावा जो हमने लायंस लर्निंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था उसका शुभारंभ हो चुका है। उसका शुभारंभ 4 अगस्त को, जिस दिन मेरे पिताश्री का महाप्रयाण दिवस था, 13वां महाप्रयाण दिवस था, उस दिन हमने इसका इनॉग्रेशन किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया, जो प्रथम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया हैं, प्रथम महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया लायन रश्मि गुप्ता ने इस इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया था। और इसकी पहली क्लास विधिवत भारत का स्वतंत्रता दिवस जिस दिन है, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, उस दिन दोपहर को 2 बजे हम इसका पहली क्लास का शुभारंभ करने जा रहे हैं। और उसी दिन अमृत महोत्सव है, और उसी दिन अमृत की जैसे वर्षा होती है, और हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए उस दिन मैंने इसको चुना है और उस दिन इसका विधिवत इनॉग्रेशन होने जा रहा है। सबसे पहले दिन लायन डॉक्टर जवाहर बिहाणी और लायन परविंदर सिंह भाटिया इसके फैकल्टी रहेंगे। और हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट का, क्लब प्रेसिडेंट लर्निंग वे एवं क्लब सेक्रेटरी लर्निंग वे। 1.5 घंटे के 2 सेशंस हैं जिनको मैं उस दिन यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें थीं जो मैं आपके साथ करना चाहता था, जो मैंने आपको बताई। और अब आती है बारी स्टीफन कोवे की बुक जो है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये क्या बोलती है? पिछले बार के जो सेशन था उससे मैंने इसका आपको बैकग्राउंड दिया था, और आज मैं आपसे बात करूंगा पहली जो आदत इन्होंने बताई है, सबसे पहली आदत जो बताई है, आज उसके पहले बात करूंगा। और स्टीफन कोवे ने जो 7 हैबिट्स बताई हैं उसके विषय में मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं कि 7 हैबिट्स कौन कौन सी हैं। 7 हैबिट्स कौन कौन सी हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले हैबिट उन्होंने बताई है कि बी प्रोएक्टिव। अब ये क्या है, इसको मैं आगे डील करता हूं। बी प्रोएक्टिव। सेकंड हैबिट बताई है बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो भी कार्य शुरू करो उसका अंत जरूर देख लेना कि उसका अंत क्या होगा, तभी उस कार्य को शुरू करो। तीसरा, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जो पहले आया है, जो पहले प्रायोरिटी है, उसको सबसे पहले रखो। चौथी हैबिट उन्होंने बताया है थिंक विन विन। हमेशा जीतने की सोचो, हारने की क्यों सोचेंगे? हारेंगे तो हारेंगे, देखेंगे। हमेशा जीतने की सोचो। पांचवा, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले अपने आप को समझने की कोशिश करो, देन ओनली यू ट्राई टू बी अंडरस्टूड। शुरू से ही ये सोच लेंगे कि मुझे तो सब आता है, तो उससे कुछ भी नहीं होना, हम कहीं ना कहीं रिसीविंग एंड पे रहेंगे। इसके अलावा जो अगली हैबिट है वो है सिनर्जाइज। बहुत ही प्यारी हैबिट, सिनर्जाइज। ये हैबिट भी बहुत प्यारी हैबिट। और उसके बाद आखिरी की हैबिट है हैबिट 7, जो मैं हमेशा बोलता हूं, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से मतलब, यदि मुझे किसी कार्य को करने के लिए 7 घंटे का समय मिला है तो मैं 5 घंटे अपनी कुल्हाड़ी तेज करूंगा तो 2 घंटे में उस पेड़ को काट दूंगा। मतलब अपने आप को शार्पन करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए, अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपने आप को इक्विप करते रहिए। तो आज सबसे पहली हैबिट की हम बात करेंगे जो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव से क्या मतलब है? बी प्रोएक्टिव से क्या मतलब है? बी प्रोएक्टिव से मतलब है किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर होना, किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम से तत्पर होना, इंटरेस्ट लेना, एटीट्यूड को सामने रखना, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी पूरी तरह से स्टडी करना। इसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं कुछ आज रेफर करके बात करूंगा, क्योंकि ये कोई अपने मन से बोलने वाला चैप्टर नहीं है। मैं उन तथ्यों को आपके सामने लाना चाहता हूं जो तथ्य स्टीफन कोवे ने बोले हैं, हम उनकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का शुरुआत में हेनरी डेविड थोरो बोलते हैं, मेरी जानकारी में इससे अधिक उत्साहवर्धक तथ्य और कोई नहीं है कि मनुष्य में सचेतन प्रयास द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाने की निर्विवाद योग्यता होती है।
कितना प्यारा बोला है। मैं हेनरी डेविड थोरो को प्रणाम करता हुआ उनके इस कथन को आपके सामने पुनः दोहराता हूं। क्या बोला उन्होंने बोला है कि मेरी जानकारी में इससे अधिक उत्साहवर्धक तथ्य और कोई नहीं है। इन माई नॉलेज देर इज नो अदर मोर एंथुजियास्टिक और मोर एनकरेजिंग कमेंट दैट मनुष्य में सचेतन प्रयास द्वारा अपने जीवन को ऊंचा उठाने की निर्विवाद योग्यता होती है। मतलब वो हेनरी क्या बोल रहे हैं, मैं इसको अब इंग्लिश में पढ़ के बताता हूं। I know of no more encouraging fact. I know of no more encouraging fact than the unquestionable ability of man to elevate his life by conscious endeavor. बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। हर मनुष्य के अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। हर मनुष्य के अंदर एक एबिलिटी है कि वो अपने आप को इस दुनिया के अंदर स्थापित कर सके। मगर होता क्या है कि हम सब कंफ्यूज होते रहते हैं। हम अपने मन में सोचते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे और हम नहीं कर पाते। जो सोचेंगे वो होगा। किसी ने कितना अच्छा है कहा है ना कि इफ यू कंसीव समथिंग यू कैन बिलीव समथिंग, इफ यू बिलीव समथिंग यू कैन कंसीव समथिंग। ये आपस में मतलब आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसको आप पा सकते हैं, और जिसको पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करिए, आप उसको पा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ओ हेनरी ने ये कहा है। इसके बाद उन्होंने एक चीज जो बहुत अच्छी कही है कि हम हमेशा से एक चीज को हम हमेशा से नेगेटिव पे कहते आए हैं। हमेशा हम कोई ना कोई समाज के अंदर या अपने सोसाइटी में हम हमेशा नेगेटिव चीज को देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और कोई मीटिंग चल रही है और वो व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता है पर वो लेट आया, तो हमारी जो बात है, हमारा जो ध्यान है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? हमारा ध्यान जाएगा उसके लेट आने पर। एक बार क्या हुआ कि इंदौर में विवेक बिंद्रा का एक बहुत बड़ा सेशन था और उस सेशन में मैं भी था। जौहर साहब, आप मुझे बहुत लाइक कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आप सबका एनकरेजमेंट है कि मैं अच्छे टॉपिक्स को लेके आपके साथ यहाँ पर जुड़ता हूं। तो विवेक बिंद्रा का सेशन था। किसी कारणवश बिंद्रा जी करीब 2 घंटा लेट हो गए, 2 घंटा। और हम सब लोग हॉल में बैठे हुए हैं, हल्ला मच रहा है और जो उसका कॉस्ट थी वो हमने दी है। अब सब लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। अरे ये कोई बात है, ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर और आज इतनी लेट आ रहे हैं। अब वो बिंद्रा जी को उस दिन आना था और किसी कारणवश फ्लाइट लेट हो गई। फ्लाइट लेट होने से वो लेट हो गए। तो अब इसमें उनका क्या बस चलेगा? उन्होंने तो अपनी तरफ से कोशिश की कि वो टाइम पे पहुंचे, मगर हम जो वहां पर ऑडियंस बैठा हुआ था जो कि विवेक बिंद्रा को सुनने आए थे, हम सब लोगों ने, रादर मैं नहीं, जितना भी ऑडियंस था उन्होंने आपस में बातचीत शुरू कर दी कि बिंद्रा जी लेट हो गए और हम लोगों को टाइम हो गया और ऐसा और वैसा, और इस तरह से उनको क्रिटिसाइज करने लग गए। मगर जब विवेक बिंद्रा आए तो उनके बाद तो खैर ही इज आइकॉन, और उसके बाद जो उन्होंने माहौल खींचा तो वो सब बात खत्म हो गई। मगर वहां पर मैंने एक चीज नोट की कि हम नेगेटिव पक्ष को बहुत जल्दी अंडरलाइन करते हैं। अरे भाई, हम विवेक बिंद्रा को सुनने आए हैं। जो व्यक्ति इतना अच्छा बोलता है, जो व्यक्ति इतना नॉलेजेबल है, जो व्यक्ति हम सब लोगों के लिए आइकॉन है, उसको यदि हम सुनने आए हैं और यदि मान लीजिए किसी कारणवश वो लेट हो गए हैं,
कि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, ये हमें समझना चाहिए था। अब फ्लाइट लेट हो गई, वो कोई अंदर कमरे के अंदर बैठ के सो तो रहे नहीं थे, कहीं ना कहीं तो उनको कहीं ना कहीं तो ही मस्ट हैव स्टक्ड अप। तो यहाँ पर हमको पेशेंस रखकर उनकी बात को सुनना और समझने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए था। होता क्या है कि जिस समय आप नेगेटिव सोचते हैं, जिस समय आप एक ही चीज को गलत तरीके से सोचते हैं, तो आपका पूरा जो मनोमस्तिष्क है वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद आपको यदि कुछ भी बताया जाए तो फिर आपको हर चीज में नेगेटिविटी पता लगती है। तो विवेक बिंद्रा जी का सेशन बहुत अच्छा था। तो कहने का मतलब यह है कि हम जो नेगेटिव चीजें हैं उनको बहुत जल्दी अंडरलाइन करते हैं, जैसे कि तुम कभी समय पर नहीं आते हो, तुम कभी चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रख पाते हो, तुम्हें तो कलाकार होना चाहिए, हम कभी भी किसी का मजाक उड़ाते हैं, तुम घोड़े की तरह खाते हो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जीत गए, वगैरह 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 वगैरह। इस तरह से हम किसी के साथ भी गलत तरीके से पेश आते हैं। अब दूसरी चीज जो प्रोएक्टिव के लिए स्टीफन कवे ने बताई है वो एक बहुत अच्छी बताई है। वो उन्होंने एक चीज बोली है कि जब हमारे अंदर एक इंपल्स आता है, जब हम बहुत उत्साहित होते हैं, आप कभी देखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपकी मनमानी चीज आपको मिल गई, तो आप बहुत उत्साहित हो जाते हैं और आप उसी वक्त डिसीजन दे देते हैं, अरे मैं तो ये करूंगा, अरे मैं तो वो करूंगा। जैसे कि 29 जून को मेरा जन्मदिन था, मैंने उस दिन डिक्लेयर कर दिया कि मैं पीएचडी करूंगा। तो अब पीएचडी करना तो भाई साहब बहुत आसान नहीं है। आपने तो बोल दिया कि मैं पीएचडी करूंगा, अब उसके क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, ये अलग बात है कि देखिए कि मैंने पहले से स्टडी कर रखी थी, मैंने डिक्लेयर किया, पर उस दिन आउट ऑफ द इम्पल्स जाकर, आउट ऑफ द जो मेरे एक अंदर मेरे एक वो थी, एक उत्तेजना थी उस दिन की, मेरे जन्मदिन की, उसके कारण मैंने वो इमीडिएट डिक्लेयर किया कि मैं पीएचडी करूंगा। तो इसी तरह से जब हम कोई भी चीज एकदम से डिक्लेयर करते हैं तो उसके बीच में रिएक्शन क्या होना चाहिए, इसको बहुत अच्छी तरह से स्टीफन कोवे ने समझाया है। मैं उसके लिए आपसे बात करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि आपका जो स्टिमुलस होता है और उसके बीच में रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए, इसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है। इसके बाद वो बात करते हैं कि प्रोएक्टिव मॉडल क्या होता है। प्रोएक्टिव हम किसको बोलते हैं, प्रोएक्टिव है क्या? प्रोएक्टिव ये है कि जो आपके अंदर स्टिमुलस आए, मतलब जब आपके अंदर एक तरह का एक इंपल्स आए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और उसका जब रिस्पॉन्स आप दें, मतलब उसको करने के लिए, उस चीज को करने के लिए जब आप एक जिसको कहते हैं एक डिसीजन लें, तो उसके बीच में जो प्रक्रिया है उसको आपने क्या सही ढंग से स्टडी कर लिया है? नहीं तो हम क्या सोचते हैं कि कई बार हम डिसीजन ले लेते हैं मगर वो डिसीजन को हम पालन नहीं कर पाते। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से अपने लेक्चर में समझाया है जब मैंने फीलिंग्स पे लेक्चर दिया था। भावना जो होती है, भावना हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम बहुत खुश होते हैं, अपने बेटा मेरा पास हो गया, मान लो उसके 98% मार्क्स आए, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, वाह बेटा वाह, अब मैं तेरे को कार लेके दूंगा 20 लाख रुपए की। अब आपने तो बोल दिया, मगर क्या हमने अपने सारी चीज़ों को वहाँ पर स्टडी किया कि कार लेके देने के पीछे क्या क्या रेपरकशंस या क्या क्या प्रॉस एंड क्या क्या कॉन्स होंगे? यदि 2 बेटे हैं तो उसको भी फिर मेरे को कार लेके देनी पड़ेगी, इसको भी कार लेके देनी पड़ रही है। तो यदि मान लीजिए कार का आप स्टेटस क्या होगा, लेवल क्या होगा? भाई हम लोगों की जो स्टेटस है, या हम लोग जो अब 60 में पहुंच गए हैं, तो हम तो 5-7 लाख की कार से खुश हो जाते हैं, मगर आज के बच्चों को कार कम से कम 15 लाख 20 लाख से नीचे से उनका स्टेटस मीट आउट ही नहीं होता। तो यदि मान लीजिए आपने कोई डिसीजन दे दिया कि मैं तो तुझे कार लेके दूंगा, ये हम लोगों में, राजपूतों में, सरदारों में एक बहुत ही एक आम बात है कि हम एकदम से ताव खा जाते हैं और कोई भी डिसीजन दे देते हैं। मगर जब तक आप डिसीजन को सही ढंग से परखेंगे नहीं, जब तक आप अपने आप को पूछेंगे नहीं कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं, तब तक आप
अपने आप के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और बात को बनाने की अपेक्षा बात को बिगाड़ बैठेंगे। तो प्रोएक्टिव होने के लिए स्टीफन कोवे कहते हैं कि आपको उस चीज को इमेजिनेशन करना पड़ेगा पहले कि आप क्या कहने जा रहे हैं। इमेजिनेशन में आपको अपना स्टेटस सामने रखना पड़ेगा कि क्या आप इस चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आप इस चीज को निभा पाएंगे, क्या आपके पास कोई और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इन सब चीजों का निचोड़ लेकर ही आप कोई डिसीजन देंगे। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोएक्टिव मॉडल बताया है जिसमें उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में फ्रीडम टू चूज, जो फ्रीडम आपको मिलनी चाहिए, उसके विषय में उन्होंने बहुत बात की है। तीसरी बात वो कहते हैं कि प्रोएक्टिव होना इनिशिएशन लेने के बराबर है। इनिशिएशन किसी चीज का लेना, आपने देखा होगा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे अवसर मिलते हैं कार्य करने के लिए। अभी देखिए जो गेट इसामे एनरिच प्रोग्राम होने जा रहा है, जो 19 अगस्त को मुझे पाकिस्तान के लिए बोलना है, तो उसका जो टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया गया है, वो टेक्निकल एडवाइजर उन्होंने मुझे नियुक्त किया है। अब मेरे सामने धर्म संकट ये आ गया कि मुझे खुद बोलना है 19 तारीख को, और जब मैं 19 तारीख को खुद बोलूंगा तो फिर मैं किस तरह से एडवाइस, किस तरह से मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। क्योंकि यदि मैं अपनी जूम कॉल को कंट्रोल करूंगा तो जो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो बाहर से जो बोलने आ रहे हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा। तो मैंने सबसे पहले तो एक तरह से मना कर दिया कि मैं टेक्निकल एडवाइजर नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है खुद उस दिन बोल रहा हूं। पर बाद में मैंने अपने को करेक्शन किया। मैंने सोचा कि जब मुझे इतनी बड़ी ये पोजीशन मिल रही है एक टेक्निकल एडवाइज़र के रूप में, कि मैं टेक्निकल एडवाइज़र बनूं और पूरे जूम कॉल को अगले 5 महीने के लिए कंट्रोल करूं, तो इसमें क्या बुरा है। मैंने इमीडिएटली अपने एरिया लीडर, जो हमारे गेट एरिया लीडर हैं त्रिलोक चंद बरडिया, उनको इमीडिएट हामी भर दी कि मैं करूँगा, मैं जरूर करूँगा। मेरी बेटी जुड़ी हुई है हर्षप्रीत चंडोक अमेरिका से। आज मेरा ये जो सेशन है ये इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, तो वो वहाँ से जुड़ी हुई है, मुझे देख रही है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बात कर रहे हैं बेटा अपन, और उसकी पहली हैबिट प्रोएक्टिव, बी प्रोएक्टिव, आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने उनको इमीडिएटली बोल दिया कि यस, मैं जरूर इसमें। दीप जुलानिया जी, आपका भी स्वागत है। आप मेरे हर सेशन में जुड़ते हैं, मुझे बहुत एनकरेज करते हैं और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मैंने उनको बोल दिया कि मैं अवश्य जुड़ूंगा और मैं इसमें आपको काम करके बताऊंगा। तो होता क्या है कि जब आप डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेना और इनिशिएटिव लेना, इन दोनों के बीच में अंतर स्टीफन कवी ने बहुत प्यार से समझाया है। डिसीजन लेना और इनिशिएटिव लेना, इन दो के बीच में उन्होंने बहुत अच्छा अंतर समझाया है। डिसीजन लेना मतलब मैं कोई डिसीजन बहुत टाइम लगा के ले सकता हूं। मुझे मान लीजिए कोई काम बोला, उसको मैं बहुत आराम से कर सकता हूं, उसको मैं बहुत आराम से डिसीजन ले सकता हूं, जिससे कि उसकी महत्ता ही खत्म हो जाए। और इनिशिएशन लेना कि मैं खुद डिसीजन लेने के लिए उनको फोन करूं, अपने गेट एरिया लीडर को, कि सर मैं इनिशिएटिव लेता हूं कि मैं ये कार्य करके बताऊंगा। तो इस तरह से स्टीफन कवी ने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि प्रोएक्टिविटी क्या होती है। उन्होंने कहा है कि मानव स्वभाव के मूलभूत सिद्धांत की अपनी खोज के दौरान फ्रैंकल ने खुद का एक सटीक नक्शा बनाया। इस नक्शे के सहारे उन्होंने प्रोएक्टिविटी की उस आदत को विकसित करना शुरू किया जो किसी भी तरह के परिवेश में अति प्रभावकारी व्यक्ति की सबसे पहली और मूलभूत आदत है। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं क्योंकि हमारे कुछ साथी साउथ इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको इसको इंग्लिश में भी इसके पढ़ के बताता हूं आपको, जिससे कि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें। उन्होंने कहा है कि इन डिस्कवरिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेचर ऑफ मैन,
Frankel described an accurate self map from which he began to develop the first and most basic habit of a highly effective person in any environment, the habit of proactivity. राजेश प्रीत जी लिख रहे हैं कि आप बहुत ही सरल शब्दों में समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। आज क्या है, मैं ये एक्चुअली बहुत कठिन टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत कठिन टॉपिक है और ये टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, तो इसमें मैं अपने हिसाब से कुछ बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि जो चीज स्टीफन कवी बोलना चाहते हैं मैं वही आपको बताना चाहता हूं। तो यहां पर वो बोल रहे हैं, वाइल द वर्ड प्रोएक्टिविटी इज नाउ फेयरली कॉमन इन मैनेजमेंट लिटरेचर, इट इज अ वर्ड यू वोंट फाइंड इन मोस्ट डिक्शनरीज। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने। It means more than merely taking initiative. It means that as human being, we are responsible for our own lives. Our behavior is a function of our decisions, not our conditions. We can subordinate feelings to values. We have the initiative and the responsibility to make things happen. उन्होंने एक चीज कही, उन्होंने ये कहा कि हम अपने जीवन के लिए खुद हम अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। अभी क्या हुआ कि मैं एक सरकारी ऑफिस में बैठा था भोपाल में, तो वहां पर एक लड़का बैठा था अपने साथ में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए हुए। वो बोला, सर कि मेरे फादर की डेथ हो गई है, करीब 2 साल हो गए, मुझे उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति मिलनी है और मैं 2 साल से भटक रहा हूं, 2 साल से मैं इस ऑफिस में आ रहा हूं, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मुझसे कोई प्रॉपर जवाब नहीं देता है, और एक आध बार बीच में मेरा डिस्कशन हुआ भी तो मैं डिप्लोमा होल्डर हूं, पर मुझे 4th कैटेगरी की 3rd कैटेगरी की प्यून की पोस्ट दे रहे हैं। दोस्तों आप मानो कि वो लड़का इतना सुंदर देखने में, 6 फुट 2 इंच लंबा, गोरा चिट्टा, और उसने यहाँ इंदौर यूनिवर्सिटी से किसी कॉलेज से डिप्लोमा किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में, और वो लड़का 2 साल से भटक रहा है। पिताजी की डेथ हो गई, किसी ने बोला कि चूंकि पिताजी सर्विस में थे तो तुमको अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी, उनकी जगह तुम्हें नियुक्ति मिल जाएगी, तुम्हें पोस्ट मिल जाएगी। तो अब वो लड़का पिछले 2 साल से भटक रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, इंदौर से भोपाल जा रहा है, भोपाल से इंदौर आ रहा है, और अपना समय इसी में खराब कर रहा है। मैंने उसको वहीं पर जहां हम लोग बैठे थे, मैंने उसको वहीं पर बताया, वहीं पर समझाया कि तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपने पिता की सर्विस क्यों लेना चाहते हो। पिताजी थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, वो अब नहीं रहे, वे चले गए दुनिया से। तुमको उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, तुमको इतने बड़े पोजीशन पर पहुंचाया, तुम 6 फुट 2 इंच लंबे, इतने अच्छे गोरे चिट्टे गुड फिजिक के बच्चे हो, तुम क्यों अपना लाइफ 2 साल से खराब कर रहे हो। मान लो कल तुमको अनुकंपा नियुक्ति संविदा में मिल गई, टेम्पररी मिल भी गई, तो तुम क्या उसके सहारे अपनी जिंदगी निकाल लोगे। तुमको अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। दोस्तों मैंने उसकी आधा घंटे काउंसलिंग की, हम लोग आधा घंटे वहां बैठे, उसके बाद मेरा नंबर आ गया, मुझे अधिकारी ने बुला लिया, जहां मैं मिलने गया था उन्होंने मुझे बुला लिया, तो मैं अंदर चला गया। पर आधा घंटे तक जब मैंने उसको समझाया तो वो बच्चा बहुत कुछ कन्विंस हो गया। उसने कहा, अंकल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो, तुमको डिप्लोमा तुमने किया है, कोई डिग्री तुम्हारे पास है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन तुमने किया नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुमने पास किया नहीं है, तुम सिर्फ अपने पिता की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति चाहते हो। पिता तो खत्म हो गए, अब तुमको मान लो अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी भी तो किस कैटेगरी में मिलेगी, और क्या उससे तुम्हारा जीवन चल जाएगा। और तुम्हारे जिंदगी के जो ये स्वर्णिम काल है, अभी तुम्हारी उम्र 28-29 साल हो गई है, अगले तुम 5-7 साल यहाँ निकाल दोगे और हमेशा कोशिश करते रहोगे कि मुझे परमानेंट कर दिया जाए। तुम अपने अधिकारियों के हाथों में खेलते रहोगे और फिर चूंकि सैलरी कम होगी तो ऊटपटांग कामों में लिप्त हो जाओगे। तो तुमने अपना कैरियर क्या प्लान किया है, क्या डिजाइन करना चाहते हो तुम अपना कैरियर, तुम व्हाट यू वांट टू डू। वो लड़का सच में इतना गमगीन हो गया
उसने कहा कि अंकल मैं इंदौर से ही आया हूँ और आप भी इंदौर के हैं, मैं आपसे आके इंदौर में मिलता हूँ और आपसे आके बात करूँगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और मैं सच में आज इनसे नहीं मिल रहा हूँ। वो लड़का उस दिन उनसे नहीं मिला, पर वो मेरे पास इंदौर अभी तक आया नहीं है, एक अलग बात है, मगर वो उनसे नहीं मिला। तो शायद उसके मन में कुछ आ गया हो कि मैं कुछ करूं, और शायद कुछ करना चाहता हो। तो यहाँ पर स्टीफन कोवे यही बोलते हैं कि हम अपने जीवन के खुद उत्तराधिकारी हैं, हम अपने जीवन को खुद ही बना सकते हैं और खुद ही बिगाड़ सकते हैं। हम कल को ये नहीं बोले कि मुझे तो अवसर ही नहीं मिले। आज से 2 दिन पहले 9 अगस्त को मैंने अपने सुबह के लेक्चर में बोला है कि आज से 39 साल पहले 9 अगस्त 1982 को जब मैंने अपना जीवन शुरू किया, तो जो कठिनाइयां मेरे सामने आई, उन कठिनाइयों से मैं 2-4 हुआ, और उन कठिनाइयों से 2-4 होते हुए मैं आज यहां तक आ गया। मुझे किसी भी तरह का पछतावा नहीं है, मुझे किसी भी तरह का कोई गम नहीं है कि मैं आईएएस नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं साइंटिस्ट नहीं बन पाया, मैं प्रोफेसर नहीं बन पाया, मैं और किसी बड़ी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया। मुझे कोई गम नहीं, जबकि मेरी इच्छा थी कि मैं आगे चलकर एक बहुत अच्छा प्रोफेसर बनूं। ये मेरी इच्छा थी उस समय, मगर उस वक्त के जो हालात थे, उस वक्त की जो परिस्थितियां थीं, जो हमारा स्टेटस था, जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, जो हमारे रिसोर्सेस हमारे पास उपलब्ध थे, उनके हिसाब से उनको सामने रखते हुए मैंने जो डिसीजन लिया, वो डिसीजन मेरे काम आया और आज मैं इस पोजीशन तक आ गया। तो हम अपने जीवन के, अपने कैरियर के खुद हम मालिक हैं, और हम कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमें कंट्रोल करता है, तो ये हमारी भूल है और कुछ भी नहीं है। तो बी प्रोएक्टिव में उन्होंने बहुत बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया है कि किस तरह से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो बताई है, एक और चीज जो मैं भी आपको इनिशिएटिव के बारे में बता रहा था, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इनिशिएटिव क्या होता है? एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी कौन सी चीज है जो लीडर बनाती है? और वो चीज है इनिशिएटिव लेना, पहल करना कि मैं ये काम करना चाहता हूं, लाइए मुझे दीजिए काम। आज हम लोग लायंस क्लब में हैं, और लायंस क्लब में भी राजनीति है, जो राजनीति सब जगह है। मनुष्य जहां भी होगा उसमें आपसी प्रतिस्पर्धा होगी, आपसी कंपटीशन होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक स्वस्थ कंपटीशन होना, एक स्वस्थ दौड़ होना जरूरी है। मनुष्य का विकास इसी से होता है। मगर यही कंपटीशन जिस वक्त दूषित हो जाए, जिस वक्त हम गलत हथकंडे अपनाने लग जाएं, तो बात बिगड़ जाती है। तो ऐसे सब जगह होता है, और हम सोचते हैं कि मैं क्यों बोलूं, मुझे तो बोला नहीं मेरी गवर्नर ने, मुझे तो बोला नहीं मेरे फलाने लीडर ने, मैं क्यों काम करूं? उनकी गरज होगी, खुद आएंगे मेरे पास, खुद बोलेंगे आके काम करूं, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, काम किसी के रुकते नहीं है, काम किसी के रुकते नहीं है, काम सबके होते हैं। हम ये नहीं समझें कि हमारे कारण कोई काम रुक जाएगा, या हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। काम तो सब होते हैं, मगर यदि आपने पहल करके अवसर को छीन लिया, अवसर को ग्रहण कर लिया, तो नाम आपका हो जाएगा। तो मेरी आदत है कि मैं अपनी गवर्नर के पास जाकर, इस समय हमारे यहाँ की पहली महिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन रश्मि गुप्ता हैं, मैं उनके पास जाकर हमेशा उनसे कहता हूँ कि मुझे काम बताइए, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे बताती हैं काम, मैं वो काम करता हूँ। तो पहल करना, इनिशिएट करना, ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने की।
अब दूसरी चीज आती है जो स्टीफन कोवी ने बोली है, वो है करें या होने दें। एक्ट और बी एक्टेड अपॉन। कोई चीज करें या उसे अपने आप होने दें। बहुत गहन, बहुत गंभीर सब्जेक्ट है ये। उन्होंने इसमें कहा है कि अपने जीवन में प्रभावकारिता का पीसी संतुलन बनाने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। 7 आदतों को विकसित करने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आप बाकी 6 आदतों का अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि हर आदत आपकी प्रोएक्टिव मांसपेशियों के विकास पर निर्भर है। हर आदत में काम करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप किसी दूसरे के द्वारा खुद पर काम किए जाने का इंतजार करेंगे तो दूसरे आप पर अपने मनचाहे तरीके से काम करेंगे। विकास तथा अवसर के परिणाम आपको दोनों ही राहों पर मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि या तो आप काम करो या फिर किसी और के द्वारा दिए गए कामों को करो। या तो यू एक्ट और बी एक्टेड अपॉन। या तो लीडर बनो या फॉलोअर, यह आपके ऊपर है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया इसको कि भारी मंदी का दौर चल रहा था और इस विशिष्ट उद्योग पर आम अर्थव्यवस्था से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। जब हमने चर्चा की तो सभी लोग बहुत हताश थे। वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक फाइनेंस की बैठक चल रही थी। उस फाइनेंस की बैठक में सब लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा डिसीजन चल रहा था और सब लोगों को घाटा हो रहा था, परेशान थे लोग, और सब ने एक स्वर में ये बोलना शुरू कर दिया कि हम सब लोग बहुत परेशान हैं, हमारा इतना नुकसान हो गया, अब हम कैसे उभरेंगे, हम कैसे compete कर पाएंगे, हमारा जो हमारा बिजनेस बंद हो गया उसको हम कैसे वापस डेवलप करेंगे। ये सब एक बातचीत चल रही थी। तो एक नकारात्मक माहौल वहाँ पर क्रिएट हो गया। तो वो जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि हम सब आपस में मिलकर डिस्कस करें कि किस तरह से जो रिसेशन चल रहा है, इस रिसेशन से हम बाहर आ सकें। मगर हुआ क्या कि वो तो हुआ नहीं और आपस में सब नकारात्मक बातें करने लग गए। तो जब नकारात्मक बातें करने लग गए तो पूरे के पूरे जो वातावरण है वो पूरा का पूरा आपस में चेंज हो गया। तो इस तरह से उन्होंने इसको समझाया कि किस तरह से आप जब नेगेटिव बात करते हैं तो अपने दिमाग को नेगेटिव कमांड देते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कि अपनी भाषा सुनना। आज मैंने सुबह के अपने एक वीडियो में ये बताया है कि इंसान को जिंदगी में 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं और आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने आप से बात करना आना चाहिए। आप अपने आप से बात करें, एकांत में बैठकर शांति से अपने आप से पूछें कि क्या आप सही कर रहे हैं। आपने यदि कोई कार्य शुरू किया है तो अपने आप से पूछें कि क्या आप सही राह पर हैं। यदि आपसे कोई गलती हो गई है तो आप अपने आप से पूछें कि ये गलती जो मुझसे हो गई है क्या ये अवॉइडेबल थी, क्या मैं इससे बच सकता था और आगे से गलती नहीं करूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। आप अपने आप से बात करें, अपने आप से क्वेश्चन करें कि ऐसा करता तो कैसा होता, वैसा करता तो कैसा होता, ऐसा करता तो कैसा होता, ये करूँगा तो क्या होगा, वैसा करूँगा तो क्या होगा, यदि मैं स्टडी करूँगा तो मेरे को आगे चल के क्या मिलेगा, स्टडी नहीं करूँगा तो क्या मिलेगा। मतलब कुछ भी बात आप अपने आप से कर सकते हैं। और जब आप अपने आप से बात करते हैं ना तो मनुष्य दुनिया को धोखा दे सकता है मगर अपने आप को धोखा नहीं दे सकता। मनुष्य दुनिया से झूठ बोल सकता है मगर अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मनुष्य दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है मगर अपने खुद की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। मनुष्य दुनिया के सामने झूठा हो सकता है, दुनिया के सामने सच्चा हो सकता है, मगर मनुष्य अपने सामने वही होता है जो वो है। दूसरी चीज मैंने बताई थी
कि अपने आप से बात करने के बाद, जब आप अपने से बात कर लीजिए और जब आप कोई चीज में सफल होते हैं या आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अपने आप को शाबाशी देना नहीं भूलें, उसे सेलिब्रेट करें। यदि आपने कोई अच्छा कार्य किया है उसे सेलिब्रेट करें। तीसरा मैंने बताया था कि रात को सोने के पहले अपना आत्मावलोकन अवश्य करें कि आज का दिन मेरा कैसे गया। हम मनुष्य हैं, हमसे 100 अच्छे काम होते हैं, 100 बुरे काम होते हैं। अच्छे काम हुए तो बहुत अच्छी बात है, पर जो बुरे काम हुए वो बुरे काम मैं अपनी ज़िंदगी से कैसे अलग करूं, ये मुझे अवश्य सोचना चाहिए। अभी क्या हुआ कि संडे को हमारी एक पार्टी थी, हमारा एक ग्रुप है जिसको हम रोरिंग लायंस कहते हैं। उस पार्टी का एक तरह से करता धरता मैं ही हूं। तो हमारा जो फोटोग्राफर था वो फोटोग्राफी उसने पूरी की और फोटोग्राफी करने के बाद जिस समय खाना खाने की बारी आई तो मेरे मन में कुछ लालच आया। मैंने कहा यार खाना ही कहीं खा लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसको बोला तुम निकल जाओ, और उसको एक पानी की बोतल मैंने हाथ में पकड़ा दी। शेरेटन ग्रैंड होटल है इंदौर में, वहाँ पर ये मीटिंग थी। मेरे ख्याल से 56 प्रकार के नहीं 156 प्रकार के व्यंजन थे। इतना अधिक खाना था कि जिसको खाना तो क्या देख ले तो बहुत है। चलते खाने में जब मैंने उस व्यक्ति को रवाना कर दिया तो उस वक्त तो मुझको कुछ रियलाइज नहीं हुआ। ठीक है, वहां पर प्लेट 1200 रुपए की थी, ये अलग बात है। मगर रात को जब मैं सोने गया, जब मेरे को नींद आने लगी और मैं आत्मावलोकन कर रहा था तो मुझे लगा कि मैंने आज गलती की है। वो भी एक इंसान था और उसको मैंने खाने के लिए इसलिए नहीं बोला कि 1200 रुपये प्लेट लगेगी, पर मैं उसको कुछ भी खिला सकता था, कुछ भी बोल सकता था खाने को, उसको कुछ स्नैक्स दे सकता था, उसको अपनी प्लेट में से कुछ शेयर कर सकता था, उसको प्रॉपर ढंग से पूछ सकता था। वो खुद नहीं खाता, क्योंकि फोटोग्राफर्स जनरली समझते हैं कि उनको बड़े बड़े होटलों में फ़ोटो खींचने जाना होता है। मेहनताना है 2-3 हज़ार रुपये का और प्लेट है 5-5 हज़ार रुपये की। यदि हम ताज की बात करें या किसी और बड़े बड़े होटलों की बात करें तो प्लेट्स बहुत महंगी हैं, तो उनको खुद को ये मालूम रहता है। पर मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, मुझे लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया और ऊपर से मैंने उसको पानी की बोतल दे दी। वो एक मेरा बहुत गलत एक्ट था। पानी वो खुद पी सकता था लेकर, इसमें कोई बात नहीं थी। मैंने अपने आप में ग्लानि महसूस की और अगले दिन जब वो फ़ोटो मुझे देने आया तो मैंने उससे क्षमा मांगी और मैंने कहा कि मैं आइंदा इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकालूंगा, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालूंगा कि ऐसे मौके पे मुझे क्या करना चाहिए और मैं आपको किस तरह से एकोमोडेट कर पाऊँ। मैंने उससे क्षमा मांगी, उसको चाय पिलाई, उसको जो भी नाश्ता कराना था वो कराया, पर मैंने अपना आत्मावलोकन रात को करने के बाद अपने आप में सुधार किया। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी बात करनी पड़ेगी, अपने आप से बात करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि आप क्या समझते हैं और क्या करना चाहते हैं। अब दूसरी बात जो उन्होंने स्टीफन कवी ने बहुत अच्छी बोली है कि 2 चीजें एक हैं इंसान की जिंदगी में। ये आखिरी बात करूंगा और आज का ये सेशन यहां पर समाप्त करूंगा। 2 चीजों पे उन्होंने बहुत अच्छी बोली है। मैंने अभी आपसे कोई चीज डिस्कस कर रहा था कि मैं क्या होता और क्या बन सकता हूं, इसके ऊपर उन्होंने प्रोएक्टिव में बहुत अच्छी बात कही है। द हैव एंड द बीज। उन्होंने कहा है कि मैं क्या होता, काश मेरे पिता के पास पैसे होते तो आज मैं अमेरिका की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होता, क्योंकि मेरा मन था प्रोफेसर बनने का। काश मेरे पिता के पास पैसे होते तो आज मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर होता। काश मेरे पास बड़ी गाड़ी होती तो मैं समाज में और तन के चलता। काश मेरे पास बड़ा बंगला होता तो मैं और सुखी से रहता। काश मेरे पास 2 प्लॉट होते इंदौर में तो आज मैं बहुत अमीर होता। काश काश काश।
और मैं क्या हूँ? क्या हूँ यार? कुछ भी नहीं हूँ। मेरे साथ के लोग देखो कहाँ से कहाँ निकल गए। आप अपने आप से पूछ के देखिए, हम अपने आप से ये बात करते हैं, हम अपने मित्रों के बीच में बात करते हैं, अरे यार वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार, हम वहीं रह गए, वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी उछाल लगा दी, हम इसी बात करते हैं, मगर हम इसी के बीच में पिसते हैं, काश के बीच में और जो हैं उसके बीच में। काश में हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था, और जो हैं उसकी हमेशा उसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि ऐसा क्या मिला मेरे को ज़िंदगी में। और स्टीफन कवी इसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। उनका कहना यह है कि आप क्या होते और क्या हैं, इसके बीच की जो प्रक्रिया है, इसके बीच की जो प्रोसेस है, उसके जिम्मेदार तो आप ही हैं ना, और तो कोई नहीं है। कोई कहता है कि साहब तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, ये सबसे बड़ा झूठ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। क्या करें साहब, इस प्रोफेशन में तो पैसे ही नहीं है, जिंदगी निकल गई यही करते हुए। अरे भाई तो किसने कहा था ये करूं, छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ लो, ऐसी कौन सी बात है। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, आर्मी में थे, जब तक उन्होंने काम किया, उसके बाद उनको लगा कि अब मैं कुछ और करूं, उन्होंने वहां से वीआरएस लिया और आज यूएन में है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं। उनके कार्य की प्रवृत्ति वही है, प्रकृति वही है, पर उनका कार्य करने का ढंग दूसरा हो गया। तो आपको किसने बोला है कि आप ऐसा नहीं करो, ऐसा करो और ऐसा नहीं करो? ये सब हमारे मन की उपज है। और स्टीफन कवी इसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि मैं क्या होता हूं और क्या होना चाहता हूं। दूसरा जो मैं आपको सबसे पहले बता रहा था कि हम वायदे तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर उसको निभाते कितने हैं। स्टीफन कवी ने इस पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आप जो वादा करो उसको जरूर निभाओ। जो आपके अंदर इम्पल्स आती है, जो आपके अंदर एक रिएक्शन होता है कि मैं ये काम करूं, उस काम को करने के समय आप 10 बार सोचो कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं अपना ये वादा पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से स्टीफन कवी ने हमको प्रोएक्टिव बने, एक एक्टिव होता है, एक्टिव और एक प्रोएक्टिव, एक्टिव और एक प्रोएक्टिव। एक्टिव मतलब सक्रिय होना, भाई ये व्यक्ति बहुत एक्टिव है, ये व्यक्ति, हम कहते हैं ये व्यक्ति साहब बहुत एक्टिव है, बहुत सक्रिय है। और एक होता है प्रोएक्टिव, मतलब ये व्यक्ति सक्रियता के आगे है। तो सक्रिय होना और सक्रियता के आगे होने के बीच की जो दूरी है, उसको स्टीफन कवी ने हैबिट नंबर 1 के रूप में यहां पर बताया है। आज इस हैबिट को पढ़ते हुए मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि हम जो इस हैबिट में जो चीजें बताई गई हैं, उनका अपन एक बार पुनः जल्दी से एक रिवीजन कर लें। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो आपके अंदर, जब आप सक्रिय हैं, पर जब आप सक्रियता के कारण आपके अंदर जो इंपल्स आती है अति सक्रिय होने की, उसके बीच में जो एक गैप है, उस गैप को प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए आपको। कभी भी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। एक गुलशन नंदा बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, जिनकी पुस्तकों पर बहुत फिल्में बनी हैं। उन्होंने लिखा था कि एक उनकी पुस्तक थी पाले खां। मुझे उसका डायलॉग आज भी याद है। वो डायलॉग ऐसा था कि कोई पाले खां, एक कोई उसका कैरेक्टर था, तो उसके पिता उसको समझा रहे हैं कि जिंदगी के फैसले भावनाओं में बह कर नहीं होते, सत्यता की धरातल पे होते हैं। देखिए ये किताब मैंने, मेरे ख्याल से ये उपन्यास मैंने आज से करीब 30-35 वर्ष पहले पढ़ा होगा, 40-45 वर्ष पहले पढ़ा होगा, शायद मैं तब 20 वर्ष का था, तब पढ़ा था, 40 वर्ष पहले। तो उसका ये डायलॉग मेरे को आज भी ऐसे का ऐसे अक्षरशः याद है। पाले, जिंदगी के फैसले भावनाओं में बहकर नहीं होते, यथार्थ के धरातल पर होते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
तो यही चीज़ स्टीफन कवी ने समझाई है कि जब आप प्रोएक्टिव बने तो आपको अपने कार्यों को, अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करना आना चाहिए कि आप क्या लेने जा रहे हैं। नंबर 2, फिर उन्होंने कहा कि यदि कोई वायदा किया है तो आपको उसको निभाना है, अदरवाइज आपका वायदा यदि टूटता है तो आपके व्यक्तित्व पे असर आता है। तीसरा उन्होंने कहा है कि आप किस तरह से सोचते हैं, मैं क्या होता और मैं क्या हूं, इसके बीच की दूरी में आप ही इसके रक्षक हैं और आप ही इसके भक्षक हैं। कोई भी आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि हम ऐसा कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ज़िंदगी में खिलवाड़ कर दिया, फलाने ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, नहीं तो मैं ऐसा होता। कई अपने पिता से बोलते हैं कि तुमने मेरे को पढ़ा लिखा के यदि ऐसा बनाया होता तो आज मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता। कई अपनी माँ को बोलते हैं कि तुमने मेरी शुरू से केयर की होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। ऐसा होता है, मगर इन सबके कंट्रोलर, इन सबके रक्षक आप स्वतः हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये समझाया। उसके बाद करें या हो जाने दें, इसके बीच की भी उन्होंने बताया कि करें या हो जाने दें, करें या हो जाने दें। या तो आप खुद करें, खुद लीडर बने, और या आपके साथ कोई लीडर वाला व्यवहार करे। या तो आप लीडर बने या फॉलोअर बने, इसके ऊपर उन्होंने बताया। और इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बात करना बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे उनकी अच्छी लगी वो यही है कि पहल करना, इनिशिएटिव लेना, ये लीडर का सबसे बड़ा गुण है। पर देखिए, इस इनिशिएटिव लेने के बीच में या पहल करने में बहुत सारे कारक इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए ना कि जो लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट मैंने शुरू किया, ये मैंने एक तरह से पहल की। मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लायन साथी हैं जो कि बहुत अच्छा कार्य करना चाहते हैं, बहुत कई पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत अच्छा रुझान है उनका पढ़ाई की तरफ। तो मैंने एक पहल की, मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करें जिसमें हम लोगों को बता सकें, उनकी छोटी मोटी गलतियों का निवारण कर सकें, उनको ट्रेनिंग दे सकें। क्योंकि हर व्यक्ति सीखना चाहता है। जो भी व्यक्ति किसी भी संस्था से जुड़ता है, चाहे वो लायंस हो, चाहे वो रोटरी हो, चाहे वो जेसीज हो, चाहे वो कोई समाज की संस्था हो, वो उसमें कुछ सीखना चाहता है और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। पर शिक्षा के अभाव में किस तरह से करें उसके चलते हुए उनको मालूम नहीं होता है, या उसको बताया नहीं जाता है, या फिर वो राजनीति का शिकार हो जाता है, या कोई इसकी टांग खींच देता है, अरे तुम रहने दो यार, हम सब कर लेंगे, तुम क्यों आज अपने फालतू को पचड़े पड़ रहे हो। और हमारा जो अंतर के अंदर, हमारे अंदर जो एक भय रहता है कि यार ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए, वैसा ना हो, वैसा हो जाए, और मैं क्या करूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं फालतू क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। यदि इन सब बातों को जब हम सोचते हैं तो हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं, और जब आप पीछे कर लेते हैं तो ये सब बुराइयों की जड़ है। आप अपने आप को रोक लेते हैं, आप अपने आप में ब्रेक लगा लेते हैं। अभी जब मैं ये लीडरशिप इंस्टीट्यूट खोलने जा रहा था, तब मैं भी एक दिन थोड़ा सा डर सा गया। मैंने सोचा कि मैं क्यों पंगा लूं फालतू को, क्यों व्यर्थ में अपना समय खराब करूं, मुझे क्या मिलना है इससे। और फलाना व्यक्ति क्रिटिसाइज कर रहा है, अरे ऐसे कई इंस्टीट्यूट खुले और कई बंद हो गए, और तुम क्या पढ़ाओगे, किसको पढ़ने की फिक्र है, ऐसे कई आते हैं और कई जाते हैं। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया के पास गया और जाके मैंने उनसे कहा कि जो हमने सोचा है लीडरशिप इंस्टीट्यूट खोलने हेतु, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि क्या कारण है, क्या हो गया आपको। मैंने बताया उनको कि मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूँ और मैं क्यों पचड़े पड़ूँ, फलाना ढिमाका, जो भी बोलना था बोला। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आज ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया हुआ है, इतनी अच्छी जगह आपके पास है, इतना अच्छा आपने उसको सेटअप कर रखा है, आपने पूरा अपना क्लासरूम इक्विप कर रखा है, डेस्क दे रखे हैं, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास थोड़ा समय है,
तो फिर आप क्यों पीछे हटते हैं? और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोली कि आपके अंदर एटीट्यूड है कुछ करने का, पर आपके अंदर जो झिझक ने एटीट्यूड के ऊपर इस समय अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है, वो आपको एक नोबल कार्य से पीछे कर रही है। मैं इमीडिएट समझ गया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं ये इंस्टीट्यूट खोलूँगा। और हमने उसका इनॉग्रेशन 4 तारीख को 4 अगस्त को इसी जगह पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ, इसी जगह पे मैंने किया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो बोलते हैं, जो स्पीच देते हैं, उसकी अपनी एक महत्ता है। आता तो सबको है, मालूम सबको है क्या करना है, मगर एक पुश चाहिए। एक हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज, करोड़ों का हवाई जहाज, मगर जब तक उसका वो बटन नहीं दबाया जाता, उसका जो इग्निशन का बटन है, आपने उसको पुश किया और हवाई जहाज का इंजन चल पड़ता है। आपने उसको पुश किया और हवाई जहाज का इंजन चल पड़ता है। तो दोस्तों, अपने आप को पुश करने के लिए आपको किसी ना किसी की कभी ना कभी आवश्यकता होती है। इग्निशन चालू करना पड़ता है। कितनी भी बड़ी कार होगी ना, जो कि सेकंड्स के अंदर 130 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेगी, मगर उसको भी इग्निशन चाहिए। उसका भी इग्निशन जब तक पुश नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कार कुछ नहीं कर पाएगी। फरारी है, फरारी मेरे ख्याल से 5 करोड़ की है, मगर जब तक उसका इग्निशन पुश नहीं होगा, वो नहीं चल पाएगी। तो इग्निशन पुश कौन करेगा? इग्निशन पुश हम जैसे स्पीकर्स, हम जैसे लोग जिनके अंदर एक पैशन है, एक बात करने का एक मादा है। हम आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं कि आप ऐसा करो। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हम हताश हो जाते हैं, हार जाते हैं हम कि हमें ऐसा करना चाहिए था और हम ऐसा नहीं कर पाए। उस वक्त कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति यदि आपको सही ढंग से पुश कर दे, सही ढंग से राय दे दे, तो आप बहुत अपने आप को संभाल सकते हैं। एक बहुत छोटी सी घटना है जो मैं शेयर करके आपसे फिर विदा लूँगा। करीब 3 से 4 मिनट बच रहे हैं और ये घटना है जिस समय 2004 में हमारी कंपनी अचानक बंद हो गई और हम सब एम्प्लॉय सड़क पर आ गए। हमें समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। सुबह अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर मैं जब अपने हेड ऑफिस गया तो सब अच्छा था, और शाम को जब मैं वापस आया तो मेरी एक दुनिया लुट चुकी थी। 22 वर्षों पुराना जॉब खत्म हो चुका था, मैं जॉबलेस था। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से 2004 मतलब कि 1982 से 2004 22 वर्षों से जो व्यक्ति जॉब में था, उसका जॉब अचानक चला जाए, और वो भी कहाँ, जब हम परदेश में हैं। मैं गोवा पोस्टेड था, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यदि हमारे पास एक सैलरी नहीं आएगी तो हमारा सारा काम रुक जाएगा। और ऐसे समय में जब मेरा जॉब चला गया तो मैं हताश हो गया मैं कि मैं क्या करूंगा। मेरे आगे दिन में तारे दिखने लग गए। हिंदी की कहावत है ना, दिन में तारे दिखना, तो मेरे को दिन में तारे दिखने लग गए। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। ऐसे समय में मेरी पत्नी ने मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि क्यों चिंता करते हो, हम वापस इंदौर चले जाएंगे, वहां जाके कुछ भी कार्य कर लेंगे और अपना जीवन यापन कर लेंगे। मित्रों, इस बात ने मुझे जो सांत्वना दी, इस बात ने मुझे जो शक्ति दी, इस बात ने मुझे जो ढाढ़स बंधाया, उसकी कल्पना करना मुश्किल है। तो होता क्या है कि कोई आवश्यक नहीं है कि एक कोई पर्टिकुलर टीचर ही आपको बता सकता है।
कि मैं ही आपको बता सकता हूं, या विवेक बिंद्रा ही आपको बता सकते हैं, या कोई फलाना व्यक्ति आपको बता सकता है, या कोई शिक्षक ही आपको बता सकता है। दुनिया की हर चीज, हिलता हुआ पत्ता, उड़ता हुआ पंछी, चाहे चाहते हुए पक्षी आपको दौड़त बता सकते हैं, आपको जिंदगी का नया फलसफा पढ़ा सकते हैं। सिर्फ कुवत यह होनी चाहिए कि आप उसको समझने की शक्ति रखें, आप उसको रिसीव कर पाएं, आपका रिसीवर बंद नहीं हो, आप उसको रिसीव कर पाएं। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ बातों के साथ बी प्रोएक्टिव, अपने आप को प्रोएक्टिव बनाएं, अपने आप को सक्रिय बनाएं, पहल करें, अपने आप को एक्शन बनाएं, किसी का फॉलोअर बनने से अच्छा है लीडर बने, और इस समाज के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करें और अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लें। किसी और के हाथ में जिंदगी देकर अपने आप को हमेशा कोसना जिंदगी का सबसे बड़ा पाप है। हम अपने आर्किटेक्ट खुद हो सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को कन्विंस कर पाए, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो कि मैं ये कार्य कर सकता हूं और मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। अगले वेडनेसडे नहीं, उसके अगले वेडनेसडे को हम फिर मिलेंगे सेकंड हैबिट लेकर। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। यदि आपको कोई क्वेश्चंस हों, कोई आंसर्स आपको चाहिए हों, तो आप मेरे इसी फेसबुक चैनल पे लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425311458 9425311458। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी maninder.chandok@gmail.com। आप इस पर मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं हर चीज़ का आपको आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपके किसी कार्य आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे 1 घंटे आप सब जो मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं, आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन बहुत अच्छा खुशियों से लबरेज रहे और हम पुनः इसी तरह से मिलें और एक दूसरे का ज्ञानवर्धन और ज्ञानार्जन करते रहें। धन्यवाद।